हेलो, वेलकम टू लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज। मैं सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगा देश के अन्नदाताओं से और किसानों से, जिनके लिए अब तक मैं वीडियो नहीं बना पाया और उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप हर मुद्दे पर जो लॉ से रिलेटेड है वीडियो बनाते हैं, लेकिन किसानों की इतनी उपेक्षा क्यों आप कर रहे हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे शोल्डर में पेन था और भी मैं क्लैट से रिलेटेड मैटर्स में बिजी था। अब पूरे देश में एक हू एंड क्राई है। कल 25 सितंबर को किसान जो हैं उन्होंने भारत बंद का आह्वान किया है। अकाली दल जो बीजेपी का ओल्डेस्ट एलाई है, वो अब एनडीए से बाहर चला गया है। उनके मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया है और बात ये हो रही है कि किसानों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता था उसका कहीं मेंशन नहीं है। और जब कॉरपोरेट्स फील्ड में आएंगे और वो खरीद रहे होंगे, तो वो जब चाहेंगे प्राइसेस को घटाएंगे, जब चाहेंगे प्राइसेस को बढ़ाएंगे। जब कंज्यूमर को जरूरत होगी प्राइस बढ़ जाएंगे, जब फार्मर से खरीदे जाएंगे प्राइस घट जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने देश के किसानों को बार बार ट्वीट करके आश्वासन दिया है कि सरकार जो है वो एमएसपी की प्रथा जारी रखेगी, वो डिक्लेयर करती रहेगी। अभी कुछ अनाउंसमेंट भी हुआ, गो के बहुत कम बढ़ा है एमएसपी। लेकिन अब इस सारे मामले में जो फार्मिंग सेक्टर का एक तरह से कॉर्पोरेटाइजेशन हो रहा है, उस मुद्दे पर और एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और कैसे प्रोड्यूस हो के मार्केट में जाती है, क्या रोल इंटरमीडियरीज का है, क्या आज तक किसानों को वास्तव में जस्ट और फेयर प्राइस मिलता रहा, मैं इन मुद्दों में नहीं जाना चाहता हूं। जबकि फैक्ट यही है कि बहुत जगह ये पढ़ा है मैंने कि एमएसपी से भी कम प्राइसेस पे मजबूरन किसानों को आज भी बेचना पड़ रहा है। अब जब एमएसपी भी हट जाएगी और ये बैरियर भी हट जाएगा, तो क्या होगा उसका आप एक अंदाजा लगा सकते हैं। अब जरा सा मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो तीन मेजर बिल हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस एंड ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोटेक्शन एंड फैसिलिटेशन बिल, इसमें इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट ट्रेड अब परमिटेड होगा। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो लेवी नहीं कर सकती हैं कोई भी मार्केट फी या आउटसाइड एपीएमसी एरियाज। जो दूसरा बिल है जो फार्मर्स का इंपावरमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल है, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है कि किसानों का कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कंपनियां उन्हें बताएंगी कि आप ये चीज प्रोड्यूस कीजिए और फिर वो किसान जो हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत जो है उनको रिम्यूनरेशन या पैसे मिलेंगे। तीसरा एक अमेंडमेंट है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में। अब ये ओरिजिनली तो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बना था और आइडिया ये था कि जंग के दौरान जो बेसिक फूड है उनकी लोग होर्डिंग ना कर ले और लोग जो हैं मुनाफाखोरी ना करें, उसके लिए इसमें बार बार अमेंडमेंट भी होते रहे। लेकिन अब शायद सरकार की मंशा यह है कि इसको फ्री किया जाए और अब होर्डिंग अलाउड होगी, और सिवाय जब वॉर है या कोई सूखा पड़ गया है तब कुछ चीजों के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ रेगुलेशंस कर सकती है। मैं एग्रीकल्चरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कम जानता हूं, लेकिन ये क्योंकि तीन बिल हैं और पार्लियामेंट में पास हुए हैं, गो कि राज्यसभा में वॉइस वोट से पास हुए, अपोजिशन ये कहती है नंबर्स नहीं थे। पार्लियामेंट्री कन्वेंशन ये है कि एक भी मेंबर अगर चाहे तो वो डिवीजन क्लेम कर सकता है और उस वक्त जो प्रिजाइड कर रहा है चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, इस केस में डिप्टी चेयरमैन थे, उनकी ये ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशनल कि वो डिवीजन ऑर्डर करें। आपने कितने बिल्स पे जो लाइव टीवी पे देखा होगा कि अगर अमेंडमेंट भी आ रहा है और एक एमपी है किसी पार्टी का, वो डिवीजन के लिए कहता है तो डिवीजन होता है। मैं समझता हूं कि इसमें कहीं ना कहीं हमने पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को ताक पे रखा है। अब जरा सा ये जो पूरा मुद्दा है, ये मुद्दा क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप हमारी ये संविधान की तरफ आएंगे तो आप ये समझ लें कि संविधान जो है वो एक फेडरल स्ट्रक्चर देश को देता है। अगर आप देखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में भी फेडरल स्ट्रक्चर था।
हम एक यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम एक यूनिटरी स्टेट हैं। हम एक फेडरल स्टेट हैं, कनाडा की तरह, अमेरिका की तरह, नाइजीरिया की तरह। और इस सिस्टम में, फेडरल सिस्टम में, सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर्स डिफाइंड होती हैं। या अक्सर यह हो सकता है जैसे अमेरिका में है कि साहब सेंटर की पावर संविधान में लिख दी गई और कह दिया गया बाकी सारी पावर्स स्टेट की। हमारे यहां जरा डिटेल्ड एक स्कीम दी गई जो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बोरो की 1935 के। हमने कहा जो पार्लियामेंट है उसका अंडर आर्टिकल 246 क्लॉज 1 एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन होगा उन सारे 97 आइटम्स में जो यूनियन लिस्ट में है। यानी इन 97 आइटम्स पे स्टेट की विधानसभाएं कोई लॉ नहीं बना सकती। फिर स्टेट लिस्ट है, उसमें 66 आइटम्स हैं, उसमें एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन जो है वो स्टेट का होगा। और फिर 47 आइटम्स कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें सेंटर और स्टेट दोनों को लॉ बनाने का हक है, लेकिन अगर दोनों के लॉ में टकराव होगा तो फिर जाहिर है कि सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल करेगा। मैं जरा सा जिस चीज पे आपको लाना चाह रहा हूं वो ये कि जरा संविधान की स्कीम को समझें, और जब इस स्कीम को समझेंगे तो जो प्रश्न मैं उठाना चाह रहा हूं कि इससे एमएसपी रहेगी नहीं रहेगी, किसानों का फायदा होगा नहीं होगा, यह मुद्दा तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और एक्सपर्ट बताएं। मैं इस मुद्दे पे हूं कि क्या पार्लियामेंट को इन लॉज को पास करने का अधिकार संविधान के तहत था। जो हमारी स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स की और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कमिटमेंट है, हमने बहुत से डाइल्यूट कर दिए हैं इधर चंद दिनों में, लेकिन फिर भी उनकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। तो सबसे पहले जो है आप आ जाइए यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में 4 जगह एग्रीकल्चर से रिलेटेड एंट्री है। 4 जगह। पहली है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, यानी केंद्र को यह राइट नहीं है कि एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स लगाए। यानी एग्रीकल्चर का जिक्र आ रहा है लेकिन बताया जा रहा है सेंटर को पावर नहीं है। एंट्री नंबर 86 है यूनियन लिस्ट की, टैक्सेस ऑन कैपिटल वैल्यूज ऑफ एसेट्स एक्सक्लूसिव ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। फिर हटा दिया, कैपिटल वैल्यूज ऑफ एसेट पे आप टैक्सेस लगाएंगे मगर एग्रीकल्चरल लैंड पे नहीं। एंट्री नंबर 87 है यूनियन लिस्ट की, स्टेट ड्यूटी इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। फिर हटा दिया एग्रीकल्चरल लैंड। एंट्री नंबर 88 है ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड। यानी 4 जगह एग्रीकल्चर का जिक्र आता है यूनियन लिस्ट में, चारों जगह संविधान यह कहता है सेंटर की पावर नहीं है, पार्लियामेंट की पावर नहीं है। अब आ जाइए आप स्टेट लिस्ट में, 8 जगह, वहां 4 जगह जिक्र आया, पावर एक भी जगह नहीं मिली, 0 जगह। यहां 8 जगह जिक्र आ रहा है, 8 जगह पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की। एंट्री नंबर 14 एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एजुकेशन एंड रिसर्च, प्रोटेक्शन ऑफ पेस्ट, प्रिवेंशन ऑफ प्लांट डिजीजेस। और ये देख लीजिए ये जो एंट्री है ये सब्जेक्ट टू एनी अदर एंट्री इन यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट नहीं है। ये बहुत बड़ा पॉइंट मैं यहां रेस कर रहा हूं। अभी तक इस डिबेट में ये पॉइंट रेज नहीं हुआ है देश में कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्टेट की पावर है वो सब्जेक्ट टू कोई एंट्री यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। यानी इस मामले में जो संविधान का मंशा है, इंटेंट है फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, वो स्टेट को ये पावर देने की है। एंट्री नंबर 18 लैंड एंड राइट इन रेस्पेक्ट ऑफ लैंड, ओवर लैंड, लैंड टेन्योर, एलिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, इंप्रूवमेंट ऑफ लैंड, एग्रीकल्चरल लोन्स, हर चीज पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर है। एंट्री नंबर 30 मनी लेंडिंग, रिलीफ फॉर एग्रीकल्चरल इंडेटेडनेस, आप पढ़ते हैं अक्सर किसानों के लोन माफ कर दिए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट को यह राइट है। 46 टैक्स ऑन एग्रीकल्चर इनकम,
वहां अभी मैंने आपको बताया था कि यूनियन लिस्ट में एंट्री 82 में हटा दिया गया था एग्रीकल्चरल टैक्स, यहां आ गया। किसकी पावर है? स्टेट की। फिर 47 ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, मर गया कोई, उसकी एग्रीकल्चरल लैंड की प्रॉपर्टी कैसे बटेगी? स्टेट का राइट। और एंट्री नंबर 48 स्टेट ड्यूटी इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, 8 जगह पावर सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की। कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाइए, दोनों को पावर होगी, सेंटर और स्टेट को। एंट्री नंबर 6 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अदर देन एग्रीकल्चरल लैंड, यानी आप यहां पे भी देख लीजिए कि सेंटर को पावर नहीं दी जा रही है। ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का जिक्र हो रहा है, और प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड नहीं होगी। और ये पॉइंट नंबर, एंट्री नंबर 7 है कॉन्ट्रैक्ट्स इंक्लूडिंग पार्टनरशिप, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कैरेज। अरे भाई कोई चीज सामान जाएगी, एयर कैरेज होगी, लैंड से कैरेज होगी। एंड अदर स्पेशल फॉर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट नॉट इंक्लूडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल लैंड। ये जो आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा है कैपिटलिस्ट और किसान के बीच। और हमको पहली क्लास में पढ़ाया था मेरे टीचर लेट मुशीर आलम साहब ने, कॉन्ट्रैक्ट में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज बराबर की नहीं होती। प्रिंसिपल तो फ्रीडम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये है कि दोनों पार्टीज को बराबर का हक होगा, लेकिन असलियत में ये होता है कि ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स में एक पार्टी ज्यादा पावरफुल होती है। आप जाते हैं कपड़े ड्राई क्लीन कराने, वो एक स्लिप दे देता है, पीछे बहुत छोटे छोटे लेटर्स में लिखा हुआ, उसमें सब अपनी लायबिलिटी से एग्जाम कर लेता है, जल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, कुछ नहीं होगा आपका। क्योंकि आपको कपड़े ड्राई क्लीन कराने हैं, तो ड्राई क्लीनर जो है वो डिक्टेट करता है टर्म्स, आपको मानना पड़ता है। हमारे कितने स्टूडेंट्स हैं जो कॉरपोरेट फर्म्स में काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी देती है उसे साइन करना पड़ता है। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यह कह देना कि किसान को चॉइस होगी, यह अपने को धोखा देना है। जब एक कैपिटलिस्ट होगा, एक बहुत बड़ा पूंजीपति होगा, वो किसान से बात कर रहा होगा, उसमें किसान को कभी चॉइस नहीं होगी, जो बात वो कहेगा वो माननी पड़ेगी। फिर आ जाइए आप एंट्री नंबर 47 कस्टडी, डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल लैंड डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज इवैक्यूई प्रॉपर्टी। आपको मालूम है पाकिस्तान बन गया, बहुत से लोग यहां से चले गए, उनकी प्रॉपर्टी जो है वो इवैक्यूई प्रॉपर्टी हो गई। अगर वो प्रॉपर्टी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी है तो सेंटर को और स्टेट को, दोनों को उसमें लॉ बनाने का हक होगा। क्या बात आपको इस बात से समझ में आती है कि मेन मुद्दा यह है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड मैटर्स में संविधान जो है वो पावर स्टेट्स को देना चाहता है, सेंटर को नहीं देना चाहता। अब यहां पे जरा सा बात हो रही है कि साहब ट्रेड एंड कॉमर्स, इसलिए जरा ट्रेड एंड कॉमर्स से रिलेटेड भी आपको मैं पढ़ देता हूं। ये एंट्री नंबर 33 है कॉन्करेंट लिस्ट की, ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। अब ये जो बात हो रही है इसमें, पहला इसमें क्लॉज है प्रोडक्शन ऑफ, मैं पढ़ देता हूं आपको, इससे संविधान से पढ़ देता हूं ताकि आसान हो जाए आपके लिए। ट्रेड एंड कॉमर्स इन एंड द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एनी इंडस्ट्री where the control of such industry by union is declared by parliament by law to be expedient in public interest, and imported goods of some kind as such product। बात हो रही है कि पार्लियामेंट ने किसी इंडस्ट्री को लॉ बना के डिक्लेयर कर दिया कि ये इंडस्ट्री पब्लिक इंटरेस्ट में पार्लियामेंट के कंट्रोल में रहेगी। इसके ऊपर लिटिगेशन हुआ है, इंडस्ट्री की डेफिनेशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में नहीं आता। टीकाराम का केस है जिसमें शुगर केन से रिलेटेड मामला था, यूपी का केस था, और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इसमें जो स्टेट का राइट है वो बनता है, वरना तो सेंटर किसी भी इंडस्ट्री को जो है वो कह देगा ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, पूरी जो स्टेट लिस्ट है वो बेकार हो जाएगी।
फिर दूसरा पॉइंट है फूड स्टफ्स इंक्लूडिंग एडेबल ऑयल, सीड्स एंड ऑयल। फिर तीसरा क्लॉज है कैटल फॉडर इंक्लूडिंग ऑयल केक्स एंड अदर कंसेंट्रेट्स, रॉ कॉटन वेदर जिंड एंड अनजिंड एंड कॉटन सीड एंड रॉ जूट। एक बात समझिए, मैं एक टीचर हूं, अगर मैं किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूं तो क्या मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है टीएमए पाई फाउंडेशन का, एजुकेशन जो है वो ट्रेड एंड बिजनेस नहीं है, ऑक्यूपेशन है। क्या देश के अन्नदाताओं को, पुअर किसानों को हम ये कहना चाहते हैं वो ट्रेड और बिजनेस कर रहे हैं? फार्मिंग भी एक ऑक्यूपेशन है, जैसे टीचिंग एक ऑक्यूपेशन है और एक बहुत नोबेल ऑक्यूपेशन है। तभी तो शास्त्री जी ने नारा दिया था जय जवान जय किसान। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं ये समझता हूं कि हम जो हैं इस पूरे मामले में इसको ट्रेड की तरह देखकर एक गलती कर रहे हैं, क्योंकि फार्मिंग ट्रेड नहीं है। और अगर फार्मिंग ट्रेड नहीं है, वो अपना राइट टू लाइफ एंड लाइवलीहुड एक्सरसाइज कर रहा है और मेरे राइट टू लाइफ को रियलाइज करने के लिए प्रोड्यूस कर रहा है। अगर किसान प्रोड्यूस नहीं करेगा, मेरा राइट टू लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगा। वो कोई ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं कर रहा, वो एक ऑक्यूपेशन करके पूरे देश का भूख मिटा रहा है और पूरे देश के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में जो सबसे बेसिक नीड है, हंगर, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। मैं ये समझता हूं कि इस मामले में हमको जरा सा समझ लेने की जरूरत है कि जो लेजिस्लेटिव स्कीम है उसके प्रिंसिपल क्या है। यकीनन ये प्रिंसिपल सेंटर के हक में है। लेजिस्लेटिव पावर जो है प्लेनरी पावर है। अगर आपको पावर है, आपको पूरा हक है, कोई लिमिटेशन नहीं होगी नेचुरल जस्टिस के नाम पे। लिजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का डॉक्ट्रिन लेजिस्लेचर पे नहीं लगाया जाएगा। अगर रेट्रोस्पेक्टिव डेट से लॉ बनाना है वो राइट भी है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में नहीं बना सकते क्योंकि आर्टिकल 21 हो जाएगा। कोई चीज अगर इलीगल है, पार्लियामेंट उसको और असेंबली उसको वैलिडेटिंग एक्ट से लीगल बना सकती है। अक्सर केसेस में सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को इलीगल डिक्लेयर कर देगी, पार्लियामेंट उसको वैलिडेटिंग लॉ से वैलिडेट कर देगी। और आप देख लीजिए कि जो इसमें प्रीडोमिनेंस है वो यूनियन लिस्ट की है। भाई सबसे ज्यादा आइटम उनके पास है, 97 आइटम्स हैं। फिर रेजिड्यू पावर है, एंट्री नंबर 97, जो आइटम किसी भी लिस्ट में नहीं दिया हुआ वो यूनियन के पास पावर होगी। फिर आर्टिकल 246 में खुद क्लॉज 2 and 3 में कह दिया गया है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन क्लॉजेस 2 and 3, यानी ये प्रीडोमिनेंस ऑफ यूनियन गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट का हक बड़ा है, लेकिन संविधान के हिसाब से चलना होगा। लेकिन मेन बात ये कि जब पावर डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, जब 3 लिस्ट हैं तो ओवरलैप करेगी। जब ओवरलैप करेगी तो किस तरह उन्हें इंटरप्रेट करे, ये पावर कोर्ट्स को दी गई है। कोर्ट जाहिर है कि जो वर्ड्स दिए हुए हैं एंट्रीज में उनकी वाइडेस्ट मीनिंग लिया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने कह दिया हम इंडस्ट्री के मीनिंग में रॉ मटेरियल वाली बात नहीं लेंगे। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होगा, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। आपको 1-2 केसेस बता देता हूं, आपकी समझ में आसानी से आया जाएगा। गुजरात यूनिवर्सिटी का केस है। गुजरात यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ 1949 में। उन्होंने कह दिया कि जितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें गुजराती मीडियम होगा। चैलेंज हुआ मामला। अब ये एंट्री नंबर 11 थी उस जमाने में, लिस्ट 2 की, ये अब कॉन्करेंट लिस्ट में आ गई, एजुकेशन इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटीज, सब्जेक्ट टू आइटम नंबर 63, 64, 65, 66 ऑफ लिस्ट 1। अभी मैंने आपको बता दिया, देखिए ये एजुकेशन में कितना सब्जेक्ट टू लिस्ट 1 है, वहां एग्रीकल्चर में एक भी जगह ये बात नहीं है। जो लिस्ट 1 में आइटम नंबर एंट्री नंबर 66 है वो कहता है कोऑर्डिनेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन इन हायर एजुकेशन। जस्टिस शाह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का कनेक्शन है विद स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, इसलिए उन्होंने कहा कि इसमें पार्लियामेंट की पावर है। यही केस डीएवी कॉलेज में फॉलो हुआ। अब ये डीएवी कॉलेज जो है पंजाब का,
इसमें मुद्दा था कि पंजाबी मीडियम कर दिया गया था और इस कॉलेज को, ये आर्य समाजियों का कॉलेज था, इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना गया था। ये भी हमारे दिमाग में एक फजूल भरा हुआ है कि सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियन माइनॉरिटी हैं। ये एक आर्य समाजी हिंदू कॉलेज है, लेकिन इसे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन माना गया। और यहां भी ये कहा गया कि स्टेट को पावर नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर मीडियम किसी लैंग्वेज का रख दे। जो इसमें मेजर केस है वो आईटीसी लिमिटेड वर्सेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग वाला केस है 2002 का। और इसमें जो जजमेंट हुआ उसमें स्टेट्स के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग लॉज जो थे उनको अपहोल्ड किया गया। और जो टोबैको बोर्ड एक्ट का मामला पार्लियामेंट का था, उस मामले में कोर्ट ने प्रश्न किया। जरा समझ लीजिए किस तरह का मामला है। जो आपका एंट्री है लिस्ट 2 में, एंट्री 28 वो कहती है मार्केट्स एंड फेयर्स, एंट्री 66 कहती है फीस इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर इन दिस लिस्ट। जो पार्लियामेंट की एंट्री 52 है, मैंने अभी आपको बताया था, जिसमें यह बात हो रही है इंडस्ट्रीज द कंट्रोल ऑफ विच बाय द यूनियन इज डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडिएंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। यहां बिल्कुल साफ तौर से जस्टिस सब्बरवाल ने, जो बाद में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बने, उन्होंने ये कह दिया कि इंडस्ट्री जब ही बनेगी जब उसे पब्लिक इंटरेस्ट में किस चीज को डिक्लेयर किया जाएगा, जो इंडस्ट्री हो। और उन्होंने कह दिया ये रॉ मटेरियल वाला मामला, ये इंडस्ट्री नहीं है। इंडस्ट्री जब होगी जब प्रोसेस में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन इन्वॉल्व हो। और यही वो नैरो डेफिनेशन है जो टीकाराम जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कोर्ट ने दी थी और उसको बार बार सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया। जरा सा एक बात ये और समझ लीजिए कि जब ऐसा होता है कि मामला लग रहा है लिस्ट 2 में भी है और लिस्ट 1 में भी है, तो इसका प्रिंसिपल है पिथ एंड सब्सटेंस। यह देखा जाता है असलियत में किधर है। अगर इंसिडेंटल है कि वो दूसरी लिस्ट को भी टच कर रहा है तो उसको कुछ बुरा नहीं माना जाएगा। ये पूरा जो एग्रीकल्चरल बिल से रिलेटेड मामला मैंने आपको बता दिया, ये मामला इंसिडेंटल का नहीं है, ये सेंट्रल है। और क्योंकि ये सेंट्रल है, इसका मतलब इसकी जो पार्लियामेंट की कॉम्पिटेंस है टू पास दीज लॉज वो क्वेश्चनेबल है, उसके पे डिबेट की जानी चाहिए। और फिर आप ये देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने विजय कुमार केस में वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका ये कहा कि पिथ एंड सब्सटेंस का डॉक्ट्रिन तभी नहीं लगेगा जब 2 लिस्ट का मामला हो। अगर कॉन्करेंट लिस्ट में भी सेंटर और स्टेट दोनों ने लॉज बनाए हैं तब भी पिथ एंड सब्सटेंस जो है वो देखी जाएगी। और आपको एक केस बता देता हूं, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस जी चावला। अजान को लेके आपने कंट्रोवर्सी सुनी है। यहां राजस्थान स्टेट ने लॉ बनाया कुछ यूज ऑफ साउंड एम्पलीफायर, उसमें किसी को प्रोसिक्यूट किया गया, उसने प्रोसिक्यूशन चैलेंज किया, जुडिशियल कमिश्नर ने एक्ट को इनवैलिड कर दिया। अब जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया, राजस्थान की सरकार आई, तो एक तरफ तो एंट्री नंबर 6 थी लिस्ट 2 की जिसमें पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन था, और दूसरी तरफ यह आर्गुमेंट हुआ कि एंट्री नंबर 31 है लिस्ट 1 की जिसमें पोस्ट एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन, वायरलेस, ब्रॉडकास्टिंग एंड अदर लाइक फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा यह पिथ एंड सब्सटेंस में एंट्री नंबर 6 में है। और यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो पिथ एंड सब्सटेंस में आप देखेंगे कि फार्मर की प्रोड्यूस ट्रेड नहीं है, ऑक्यूपेशन है फार्मिंग, और उसमें यह कह देना कि हम अब पहली बार फार्मर्स को जो है ये राइट दे रहे हैं जहां चाहे जाके बेच ले, ये हमेशा से उनका राइट था। सिवाय ये मुद्दा था कि अगर वो बाहर जाएंगे एएमसी से तो टैक्स उनके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएंगे। दूसरा प्रिंसिपल हमारे लेजिस्लेटिव स्कीम का ये है, जो चीज आप डायरेक्टली नहीं कर सकते वो इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। ये कहते हैं कलरेबल लेजिस्लेशन। अगर आप जो है किसी की आंखों में धूल झोंक के लॉ पास करना चाहते हैं कि लग तो ये रहा है कि आपको ये पावर है और वाकई में आपको ये पावर नहीं है, तो ये कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर कहलाती है और इसका आपको राइट नहीं है। इसमें भी कई तरह के केसेस हुए हैं। उड़ीसा का केस है गजापति नारायण का, इनके ऊपर एक लॉ बना, उड़ीसा एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स अमेंडमेंट एक्ट 1950,
जिसमें एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स बहुत बढ़ा दिया गया। इन्होंने ये कहा कि दरअसल इसमें पूरा सियासत ये है कि जो उड़ीसा स्टेट का एक्ट है 1952 का, जिसके तहत कंपनसेशन दिया जाता है कि आपका इनकम टैक्स जो है वो डिटरमिन होगा जो आपकी ग्रॉस इनकम है उसमें से एग्रीकल्चरल इनकम माइनस करके, वो करने के लिए किया जा रहा है। और ये कहा गया कि साहब एंट्री 46 ऑफ लिस्ट 2 में टैक्सेशन है इनकम एग्रीकल्चर इनकम का, लेकिन लिस्ट 3 में जो है वो कंपनसेशन है। कोर्ट ने ये माना कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है उसको ये राइट है कि वो ये लॉ पास कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि हमको ये स्कीम को समझना चाहिए कि संविधान में भी देखें तो आर्टिकल 369 में टेम्परेरी पावर रॉ कॉटन के बारे में, कॉटन सीड्स के बारे में, एडिबल ऑयल सीड्स के बारे में 5 साल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई थी जिस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बना था। ये टेम्परेरी प्रोविजन है। इसके बाद ही आर्टिकल 370 आएगा। मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज टेम्परेरी होती है तो पीरियड दिया होता है। 369 में पीरियड दिया है 5 साल, 370 में कोई पीरियड नहीं दिया, इसीलिए जस्टिस नारीमान ने कहा था 370 एक परमानेंट प्रोविजन है। बिल्कुल साफ तौर से यहां सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आईटीसी के केस में, wherever any entry in list 2 is to be made subject of list 1 and list 3, it has to be done explicitly। साफ तौर से उन्होंने कह दिया कि जब हम संविधान को इंटरप्रेट कर रहे हैं तो हमको फेडरलिज्म को अपने माइंड में रखना है और उस फेडरलिज्म को हमें जो है अपने माइंड में रख के इंटरप्रेट करना है। एसआर बोमाई का जजमेंट कोट किया और कहा कि फेडरलिज्म तो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। हम ये मार्केट ऑफ फेयर एंट्री नंबर 28 है लिस्ट 2 के, एंट्री नंबर 27 में प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स है, यकीनन ये सब्जेक्ट टू एंट्री नंबर 33 है ऑफ लिस्ट 3। लेकिन हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ये होगा कि इस मामले में पार्लियामेंट लॉ ना बनाए, स्टेट्स लॉ बनाए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को गाइड करे। मैं समझता हूं इतने कंटेंशियस मैटर में इतनी जल्दी में लॉ बनाना बहुत अच्छी चीज नहीं है। अगर इस तरह के लॉ सेलेक्ट कमेटीज में चले जाएं और सारे स्टेक होल्डर्स की सुन ली जाए, तब हम उस लॉज में बेहतर लेजिस्लेशन करेंगे। ये एक पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस जो लेटली हमने की है कि आज बिल इंट्रोड्यूस और कल पास, ये बिल्कुल पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस के खिलाफ है। बेहतर यह है कि जब पार्लियामेंट पूरी बैठी होती है तो सारे पहलू पे सही से गौर व फिक्र नहीं होता। रियल काम होता है सेलेक्ट कमेटी में, क्योंकि सेलेक्ट कमेटी में टेलीविजन पे लाइव टेलीकास्ट नहीं आता, वहां मुद्दे सही तरीके से रखे जाते हैं। लेजिस्लेटिव बिजनेस मजाक नहीं है। जल्दी ना करें, सोच कर समझ कर संविधान की जो परंपराएं हैं और संविधान का जो इंटेंशन है उसको माइंड में रखकर लॉ मेकिंग करेंगे तो हम बेहतर लॉ बनाएंगे। लीगल अवेयरनेस वेब सीरीज अगर आपको पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।